हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस के हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं और 400 से ज़्यादा पीवाईक्यू हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी 300-400 पीवाईक्यू और करेंगे एक दो क्लासेस में। और मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, जिन्होंने साइंस की 4 क्लासेस देखी हैं और जिस आज 5th क्लास है, और जिसने भी पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं मेरे साथ बैठ के, जो क्वेश्चंस उनके रॉन्ग हुए हैं, अगर उन्होंने उस क्वेश्चंस के नोट्स बनाए हैं तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 में साइंस का हर एक सवाल वो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएगा। अगर मैं नहीं कहता अगर 20 सवाल आए तो 20 में 20 होने चाहिए, नहीं, अगर 20 सवाल आएंगे तो आप 15 प्लस क्वेश्चन सही करने की स्थिति में रहेंगे, यानी 15 16 या 17 सवाल तक करने की स्थिति में आप रहेंगे। इस बात को आप मानिए प्लीज। जिन्होंने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी वो जाके पिछली 3 से 4 क्लासेस साइंस की देखिए। पीवाईक्यू कर रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में हम लोग करने का प्रयास करें, जहां तक उचित है उतना तक कर रहे हैं, जो उचित नहीं उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है फिर। इसलिए आज 408 से सवाल हम लोग शुरू करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत आसानी से सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 408 क्या कह रहा है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। किसने कहा था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसके समक्ष कहा था? रॉयल सोसाइटी के समक्ष। क्या कहा था? कि इंसान को कभी भी नाभिकीय शक्ति उपलब्ध नहीं होगी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज राइट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को क्या विश्वास था? उन्हें यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का जो नियम है वो फेल हो जाएगा। और नियम क्या था? कि मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। उनका क्या कहना था? आइंस्टाइन का कहना था कि मात्रा जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड का क्या कहना था? कि मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ऐसा उनका मानना था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है, इस वजह से हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, कह रहा है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्लीज रिवाइज करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल पीसीएस हमेशा पूछता रहा है। कह रहा है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? जिस यहाँ पे जितने भी रेडिएशन दिए गए हैं, एक्सरे का हो, चाहे अल्ट्रावायलेट का हो, चाहे इंफ्रारेड हो या दृश्य किरणें हो, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? बताइए। तो बेटा इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एक्सरे में। क्लियर? चले चलो। कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में, यानी जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब हम बात करते हैं किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? ऑब्वियस सी बात है, अभी देखा हम लोगों ने सवाल, एक्सरे। ठीक है, चलो। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? जो तारा होता है, जैसे सूर्य है, एक तारा है, तो ये अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? आपको पता है, मैंने बताया था नाभिकीय विखंडन नहीं होता, नाभिकीय संलयन से होता है। क्लियर? और बताइए, नाभिकीय संलयन तो हुए, और बताइए अब कौन आएगा इसमें? नीचे ये भी दिए पॉइंट भी, ठीक है। चलिए बताइए, आप यहां से टिक करने का प्रयास करिए, क्या होगा? गुरुत्वीय संकुचन से। क्लियर? नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये 2 ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे, यानी पहला और दूसरा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, आपको पूरे सवाल नहीं दिखते, तो इस वजह से मैं जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे जहां पे कई सारे आंसर एक साथ होंगे तो वहां मैं छोटा कर दूंगा। चलो, सितारों में अच्छे ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है? मतलब सितारों में जो तारे होते हैं उसमें इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी के पीछे का रीजन क्या है? बताएंगे उस एनर्जी के पीछे का रीजन क्या है? तो उस एनर्जी के पीछे का जो रीजन है वो है हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज। और यही जो है ये किससे होता है? नाभिकीय संलयन के थ्रू होता है। क्लियर? चलो, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जब भी जो
ह्यूमन सेंट्रिक जो रोबोट मतलब उपग्रह होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत, इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या स्रोत है बताओ? वो होता है सौर सेल, यानी सूर्य से वो एनर्जी लेते हैं। ठीक है, चलें आगे। ऑब्वियस सी बात है, सही कर पाओगे। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? जो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं वो एक प्रकार के थर्मल सेल होते हैं? नहीं। एक प्रकार के सल्फर सेल होते हैं? नहीं। एक प्रकार के मोलर सेल होते हैं? नहीं। एक प्रकार के सौर सेल होते हैं, यानी प्रकाश वोल्टीय सेल एक प्रकार के सौर सेल होते हैं। ठीक है, चले चलो। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल? नहीं। भारी पानी का तालाब? नहीं। उत्सर्जक? नहीं। आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर क्या है? एक आणविक भट्टी है। क्लियर? चले चलो। कह रहा है नाभिकीय संलयन, चारों ऑप्शन दिखने चाहिए। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं? नहीं। नाभिकीय संलयन विखंडन के सिद्धांत पे कैसे काम करेगा? साधारणतः उनकी टोकामक डिजाइन होती है, मतलब जो उनकी डिजाइन कहीं ना कहीं इस तरीके की होती है, टोकामक टाइप की। तो दिस क्वेश्चन देखो, अगर कॉमन सेंस से इस सवाल को हम सही करें तो वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये सही है। यानी तीसरा हमारा सही है, पहला गलत है। तो पहला इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला इसमें है तो ये भी गलत हो। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। चलें आगे, चले चलो। 418 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है क्या? चलो बताओ क्या अंतर है। तो आपको पता है क्या अंतर है? देखो बहुत बेसिक सा अंतर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम जब फूटता है तो उसमें किसी भी तरीके की जो श्रृंखला होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, वो नियंत्रित नहीं होती। यहाँ क्या लिखा है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। ऐसा नहीं है, नाभिकीय रिएक्टर में एक अभिक्रिया होती है, वो कंट्रोल्ड होती है, उसको कंट्रोल में रखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? कंट्रोल्ड नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। परमाणु बम में भी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, लेकिन वो नियंत्रित होती है। ये ऑप्शन भी गलत, इस वजह से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले चलो। कह रहा है किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? नाभिकीय ईंधन के रूप में हम किसका यूज नहीं कर सकते? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का यूज कर सकते हैं, थोरियम का भी यूज किया जाता है, प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है, कैल्शियम का यूज नहीं किया जाता, और यही हमारा आंसर होगा। चले चलो। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। मैंने पहले ही बताया था नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य को इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन से तत्व कहीं ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पे नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है। और अभी आपने देखा जो पुराना सवाल है, मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखिए, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो सूर्य में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, वो हीलियम में परिवर्तित होता है। किसकी वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से। और इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाता है? हीलियम में। चलें आगे, चलो। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करेगा? देखो फिर से रिपीटेड सवाल। तो हाइड्रोजन बम काम करता है नियंत्रित संलयन विक्रिया, कंट्रोल्ड नहीं होती है। और हाइड्रोजन बम क्या विखंडन पे काम करता है? नहीं, हाइड्रोजन बम काम करता है संलयन पे करता है, और वो भी उसकी अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। क्लियर? चले, देखो ये तो बता चुके थे, सेम वही चीज है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इस वजह से इनको तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बताओ, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया?
बर्नार वॉन ब्रॉन नहीं, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नहीं, सैमुअल कोहेन नहीं, एडवर्ड टेलर। क्लियर। ओपेनहाइमर द्वारा तो कहीं ना कहीं इसकी टेक्नोलॉजी आई जरूर थी, इसकी मूवी भी शायद अभी आई है, आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी, खैर सुनी है। चलो कौन सा नंबर सवाल है, 423। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम होता है, तो जो समृद्ध यूरेनियम होता है ना, समृद्ध यूरेनियम जो होता है, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें नहीं, प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण नहीं, क्रोमियम की कोटिंग की गई यूरेनियम की छड़ें नहीं। समृद्ध यूरेनियम का मतलब होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। समझ आया? मतलब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, इसमें जो यूरेनियम जो होता है, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसमें U235 का आइसोटोप बढ़ाया जाता है। चले चलो, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? तो ये सभी के सभी एक भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ये तारे हैं? नहीं। ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं? नहीं। क्या ये पावर संयंत्र है? नहीं। ये सभी के सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं। इसे रिवाइज कर लेना है, सवाल फिर से आएगा तो कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, ठीक है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोई बताएगा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है कि तमिलनाडु में है कि उत्तर प्रदेश में है कि कर्नाटक में है? तमिलनाडु। वेरी गुड, सॉरी, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोबारा सवाल आया तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो, कौन सा युग्म सही नहीं है? पूछा है कौन सा सही नहीं है। कह रहा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। फिर कह रहा है क्या इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है? बिल्कुल सही। फिर कह रहा है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। सही है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है? बिल्कुल सही। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है? ये कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही नहीं है। तो अब आप हमें बताएंगे, कमेंट में प्लीज इसका कमेंट करें कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। ठीक है, चलो। भारत में भारी जल बनाया जाता है, बॉम्बे में ट्रॉम्बे लिखा है, असम, दिल्ली, भिलाई, ये बनाया जाता है बॉम्बे में। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब यहां पे देखो फिर से वही चीज, कलपक्कम, नरोरा और काकरापार, ट्रॉम्बे, फिर वही चीज। असल में यहां पे जो ट्रॉम्बे मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करे दे रहा हूं, 1 मिनट। यहां पे जो ट्रॉम्बे लिखा है ना मैंने, ये यहाँ पे आपको सिर्फ बॉम्बे याद कराने के लिए मैंने लिखा है। अगरवाइज अगर आप ट्रॉम्बे के बारे में पढ़ोगे ना तो पता है क्या है, देखो मैं करेक्ट करे दे रहा हूँ। जैसे ये है तो मुंबई में ही, कहाँ पे है? पहली चीज तो मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र भी दिखे तो भी आप सही कर सकते हो। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रॉम्बे एटॉमिक पावर स्टेशन एंड भाभरा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका सिग्निफिकेंस माना जाता है। क्लियर? इस वजह से ये भी ट्रॉम्बे भी लिखा जाएगा। कई जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ट्रॉम्बे लिखा, तो मुझे मैंने सोचा एक ही जगह ट्रॉम्बे है तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रॉम्बे आप इसलिए ध्यान रखेंगे तो ट्रॉम्बे का कनेक्शन आप कहां से रखते हो? महाराष्ट्र से। ठीक है, चले चलो, कोई बात नहीं, ऐसे याद रखना भी जरूरी रहता है अपने लिए थोड़ा बहुत। इसमें सारे ऑप्शंस आपको दिखे तो आसानी से कर पाओगे। देखो क्लियर, देखो कलपक्कम, नरोरा, 428 नंबर क्वेश्चन है। कलपक्कम, नरोरा, काकरापार, ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे का महाराष्ट्र सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी डी का चौथा इसमें है, डी का चौथा इसमें है, यानी ए और बी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, वेट। तो अब आप हमें यहां पे बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब
सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कॉमन सेंस से इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। आप मुझे बताइए काकरापार कहाँ पे है? काकरा, अरे मेरी पेन पेंसिल कहाँ गई? वेट 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 माय फ्रेंड, इसको मैं सही करूं पहले। चलो बताइए काकरापार कहाँ पे? काकरापार गुजरात में है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कलपक्कम कहाँ पे है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। क्लियर, सारी चीजें मिल गई। अब आप देख लो, क्लियर। तो क्या ये आप लोग याद नहीं करोगे? बिल्कुल याद करना है, इंपॉर्टेंट सवालों में से सवाल आता है, कई कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। आप चाहो तो शांति से ऐसे यहाँ पे एक बार ऐसे शांति से कहीं भी लिख लो, ये बहुत जरूरी है। अगर ये सवाल दोबारा आएगा तो आप कंफ्यूज हो। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। शांति से ऐसे बना लो। नरोरा कहाँ पे है? यूपी में है। ऐसे बनाने में क्या जाता है आपको, है कि नहीं? जैसे अब ट्रॉम्बे लिखा है, ट्रॉम्बे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। काकरापार कहाँ पे है? काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में। क्लियर। तो ये ऐसे बनाने में क्या जाता है, आपने ऐसे बना दिया तेजी से, एक जगह शॉर्ट नोट्स बन गए आपके, याद रहेगा परमानेंट। अब रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी आपको। 1 मिनट लगा, लेकिन ये कम से कम रिवाइज तो रहेगा। अब आपको दोबारा रिवाइज करना भी रहेगा तो एक ही जगह पे आके कर लिया। चलिए, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, इसमें दूसरे का पहला, यही हो गया। चलो, कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो नरोरा में है, सभी को पता है, अभी देखा हम लोगों ने, है ना। और कलपक्कम में है। तो यानी पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट। चलो आगे चलो। एंट्रोपी के लिए क्या सवाल है? एंट्रोपी के संदर्भ में जब किसी भी तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो कौन सा कथन सही होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हम बढ़ाएं, आप ऐसा समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एनर्जी बढ़ती है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है? उसकी एंट्रोपी, उसकी तो सही उत्तर चलना है, हमें सही आंसर बताना। उसकी एंट्रोपी घटती है कि बढ़ती? उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है, ध्यान रखना, घटती नहीं है, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती, इसलिए 2 गलत हो जाएगा, केवल और केवल ए सही। चले, याद रखेंगे इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सही है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में क्या सही है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में यूज होता है, केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में यूज होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में यूज होता है। तो पहली चीज तो देखो, जो कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें से क्या सही पूछा है, तो केवल प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में यूज नहीं होता। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आप प्राकृतिक यूरेनियम का फ्यूल के रूप में यूज नहीं देखोगे। क्लियर। उसमें हम कहीं ना कहीं, जैसे देखो प्लूटोनियम कार्बाइड मिलाया गया, तब हम उसका यूज कर पाते हैं। तो 2 नंबर हमारा सही है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, यानी हमारा दूसरा और तीसरा सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे प्लीज रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है? कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है ठंडा रखने के लिए? तो बेटा उसको ठंडा रखने के लिए हम द्रवित सोडियम का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, भारी जल का नहीं, समुद्री जल का नहीं, द्रवित सोडियम। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है? जैसे मान लो जब रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगती है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी साइंस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अभी। जैसे रिएक्शन में बहुत तेजी आ जाए तो उसको स्लो करने के लिए, मंद करने के लिए किसका हम यूज करते हैं? ग्रेफाइट की छड़ों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट की छड़ों का। ठीक है। चलो, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का यूज किस लिए किया जाता है? मंदक की तरह। किसकी तरह? एक स्लो करने के लिए, तो विमंदक की तरह। अभी देखा हम लोगों ने, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है?
नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अभी सभी को बताया मैंने। किसको यूज करते हैं मंदक के रूप में? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम भारी पानी इसका यूज करते हैं। क्लियर? चलो, जिस एक ब्रीडर रिएक्टर वह है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या है? ब्रीडर रिएक्टर क्या है? विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है। केवल हैवी वाटर प्रयोग में लिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, ये सही है। क्लियर? यानी जो भी पदार्थ का विखंडन होता है उससे अधिक एनर्जी वो देता है हमें। ठीक है, चलो। पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में आधिकारिक कोड था, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आखिरी मतलब आधिकारिक कोड क्या था? कोड बताओ, कोड। तो उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। उसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? सॉरी, सभी को पता होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। सभी को पता है, बच्चे बच्चे ने इसको पढ़ रखा है। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए 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 बताइए। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बेटा इसका नाम है परम। क्या नाम है? परम। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मतलब सुपर कंप्यूटर परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा, किसके द्वारा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सी परियोजना विकसित की गई? परम, पद्म नहीं, ध्यान रखना, नहीं, गलत। फ्लोसालियर मार्क, अनुपम नहीं, चिप्स। ठीक है, चलो। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? बताइए। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला, मान लो इंसान के दिमाग की नकल करेगा वो, तो सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होगा? बताइए, बताओ बताओ बताओ। अच्छा एक सेकंड रुकना, यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इसका मैं आंसर करेक्ट करा रहा हूं आपको। ये जो आंसर होगा ना यहाँ पे, इसका आंसर अनुपम नहीं, चिप्स नहीं, अनुपम होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर अनुपम होगा। जो विकसित परियोजना है वो अनुपम है। ठीक है, चलो चलिए बताइए। कौन सी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, परम, आईबीएम चिप, सुपर कंप्यूटर, ये सब सुपर कंप्यूटर होते हैं, कहीं ना कहीं बड़े होते हैं। यहाँ पे छोटे की बात की गई है तो उसकी हम बात करेंगे। कौन सा सही नहीं है इसमें से? कौन सा सही? देखो ये बहुत कभी कभी इस तरीके के सवाल होते हैं, बहुत साइंस सेंट्रिक होते हैं, तो अगर उस तरीके के सवाल एग्जाम में आते भी तो मैंने क्या कहा, 20 सवाल आएंगे तो 20 में से आपको कितने करने? 15 17 ये सही हो जाएंगे आपके। इतने बहुत है, इतनी एक्यूरेसी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। ठीक है, चलिए चलो बताओ कौन सा सही नहीं? Y2K कंप्यूटर है, गाठिया, यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, परम 10-10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल, कौन सा क्या नहीं है? सही नहीं पूछा, मतलब कौन सा सही नहीं है बेटा? परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल नहीं बल्कि कंप्यूटर है। ठीक है, चलो। निम्न लेजर किस्मों से कौन लेजर प्रिंटर में यूज होता है? लेजर प्रिंटर में किसका यूज करते हैं?
लेजर प्रिंटर में किसका यूज करते हैं? तो लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर लेजर का। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स ली। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हुआ है सवाल। देखो WWW का जैसे ये पूछा गया वैसे ही WWW, अब WWE याद आ रहा है हम लोगों को, देखो WWE याद आ रहा, बल्कि याद होना चाहिए WWW, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, क्या याद रखेंगे? चलो, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है, ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें किस चीज की अनुमति देती है? बताओ। मोबाइल फोन पर संकेत का संचारण करने के लिए, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण नहीं, उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण नहीं, केवल मोबाइल फोन पर संकेत मतलब संचारण नहीं, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण, ये सही है। कोई भी दो हमारे उपकरण हैं उनके बीच बिना तार के कम्युनिकेशन बनाती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। क्लियर? चलो, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से कर दोगे। साइबर स्पेस का यूज हम लोग करते हैं, अपलोड करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मॉडेम भी यूज होता है, प्रकाशीय भंडारण यूज नहीं होता। चले, चलो, सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, फिर से देखो सवाल। तो लॉगिन भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मॉडेम यूज होता ही होता है, पासवर्ड यूज होता ही होता है, पिनाका कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पारिभाषिक शब्द नहीं है। फिर देखो यहां पे सवाल आया, प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है, प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है पूछा है, तो प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लॉग आर्ची भी आता है, लॉगिन तो आता ही आता है, प्रोटोकॉल भी आता है। जब हम टेक्नोलॉजी की सेंटिंग में बात करें तो उसमें प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चारों हमारे सही होंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने सोचा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करी तो ये चारों आते हैं। चलें आगे, कह रहा है कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या? तो बेटा सभी को पता है, फफूंद नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होता, ये नहीं होता, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। 50 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, 451 नंबर। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है नवीनतम वायरस नहीं, प्लेग नहीं, हार्डवेयर नहीं, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, द्वेष विद्वेषपूर्ण, क्या शुद्ध हिंदी लिखी। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स, ओम, एम्पियर, वोल्ट, ओम से नहीं करंट, ओम से रेजिस्टेंस, इससे करंट, इससे वोल्टेज, बिट्स के द्वारा। कॉमन सेंस का सवाल था, सभी कर सकते थे इसे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो बेटा एक बाइट में 24 बिट होते हैं, एक बाइट में 24 बिट होते हैं, सभी को पता होगा। क्लियर? क्लियर? चलें आगे, चलें। एक बाइट में 24 बिट होते हैं, सही है। चलें आगे। 1 बाइट बराबर कितने बिट होता है भैया? 24 होता है कि 8 होता है? चलो बताओ, अब बताओ, चलो कंफ्यूज मत होना आप लोग, 24 बिट नहीं होता, 8 बिट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस गलत होते हैं। फिर एक बाइट में बिट्स पूछे हैं उसने। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चलें आगे, बिल्कुल 8 बिट होते हैं। चलो 454 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो बाइट में कितने होते हैं? चलो बताओ, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? बताओ 1 किलो बाइट में कितने बिट होते हैं? अब बताओ। 1024, बिल्कुल सही, ये सही है।
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहता है? अरे हार्डवेयर में ऐसी कौन सी चीज होती है जो बहुत ज्यादा स्टोरेज रखती है? तो उसको चुंबकीय टेप कहते हैं कि डिस्क कहते हैं कि दोनों को कहते हैं? तो बेटा चुंबकीय टेप भी होता है जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर सकता है, और कहीं ना कहीं डिस्क तो होती ही। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 456, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर? कॉमन सेंस सभी को पता होगा, सीपीयू। 457 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? कंप्यूटर की ही बात कर रहा है, कैलकुलेटर से रिलेटेड है। अरे कैलकुलेटर कह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी के संगणक की यहां बात की जा रही, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? तो बेटा तीसरी पीढ़ी का जो संगणक है उसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? तो उसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। क्लियर? चलें, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो आईसी चिप जो होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। क्लियर? इसी वजह से सिलिकॉन इतना ज्यादा चर्चे में रहता है। वह बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वह युक्त जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल यानी 010101, इसमें बाइनरी सिग्नल में सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस, ओसीआर? बताइए। तो उसे मॉडेम कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति जो परमानेंट होती है उसको क्या कहते हैं? रैम बोलते हैं या रोम बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोम। रोम इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग, कमेंट करिए। रोम का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। इसका और रैम का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करें। सीपीयू का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करें। चलो इसका कमेंट करके बताओ तीनों का। रैम से क्या तात्पर्य है? चलो वो तो सवाल ही आ गया, बताओ, मुझे बताना पड़ जाएगा। चलो रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए ये तो सॉल्व हो गया आपका कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी दो बताओ। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? बताइए। वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रैन, पास्कल या कोबोल? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी बी नहीं, फोर्ट्रेन होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलें आगे। चलो फिर अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा 463। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां क्या बताती हैं? तो जो त्रुटियां होती है उसे बग कहते हैं। बग है ना, जब आप लोग कोई गेम वेम खोलो तो कहते हो नहीं लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। या फिर जब आप किसी क्रोम वोम में आप देखते हो कोई बग आ जाता है, सुना होगा काफी न्यूज में आप लोगों ने, तो वो उसी से संबंधित है। तो बहुत ज्यादा इसकी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना है, इसका टेक्निकल सेंट्रिक चीजें आप पढ़ोगे तो उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है। सिम का पूरा फुल फॉर्म बताना है। चलो बताओ। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन नहीं, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलें आगे। चलो फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा सही नहीं पूछा है? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही। यह विस्तृत ताप परास 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक में कार्य कर सकता है। सही।
ये कम शक्ति लेता है, कम एनर्जी खर्चा करता है, ठीक है। कह रहा है ये सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। ऐसा नहीं, इतना सस्ता नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका ध्यान रखेंगे। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, सभी को पता होगा आई थिंक, आर्यभट्ट। चलो, एक को नया नाम कल्पना वन दिया गया, किसे किसे दिया गया, इनमें से किसको नया नाम दिया गया, कल्पना वन नाम किसको दिया गया, बताओ। इनसैट 1 को दिया गया कि मेटसेट को दिया गया, इनसैट 2B को या अग्नि 3 को। तो बेटा नया नाम जो कल्पना 1 है वो किसे दिया गया, वो दिया गया मेटसेट को, ठीक है। चलो, एक भू स्थिर उपग्रह का काल क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है, 24 घंटे, ठीक है। चलें आगे। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन क्या जानने के लिए किया। अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने, जो नासा है, उसने केपलर दूरबीन का प्रवर्तन जो किया, केपलर दूरबीन को सिंपल समझ लो, लॉन्च किया। किसके लिए किया, क्या जानने के लिए किया, तो बेटा क्या जानने के लिए किया था, पृथ्वी के समान ग्रहों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। चलो, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया कहां से, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक सभी को पता होगा। देखो ये चीजें चर्चा में रहती हैं, न्यूज में तो रहती हैं पहली चीज तो, और ये कहीं ना कहीं जीके के कॉन्टेक्स्ट में भी है। जीके मान लो, प्योर जीके मानो ये सवाल। तो बेटा ये जो सवाल है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, ये छोड़ा गया बीकानेर से। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है, नीचे ऑप्शन दिए, हाँ चलो इनको एक एक करके देखो और बताओ। जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है हमारे, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एप्पल, आईजीएमडी, स्टेप साइट, ये जो इनका सही कालानुक्रम क्या है, चलिए बताइए। इसका आंसर क्या होगा, पहले आया था आई थिंक, देखो जहां से जितना मैं आपको सही बता सकता हूँ, देखो ऐसे समझना, इसमें कालानुक्रम पूछा है आपसे, तो इसको ऐसे कर लो, आप लोग याद कर लो, बी के भी। यार ये लैग ना हो तो काम ना बने। साइड में मैं सारी इंफॉर्मेशन लिखे दे रहा हूं, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आओ यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। जब हम साइट की बात करते हैं, ठीक है, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म बताइए आप। इसका फुल फॉर्म है, ध्यान से देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये कब आया, ये आया 1975 में। क्लियर, क्लियर, यहां तक कोई डाउट। आई थिंक ये इसमें ले देखो, इसको याद भी करना है प्लीज, इंपॉर्टेंट सवाल है पहली बात तो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, देखो यहां पे इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है स्टेप, ठीक है। स्टेप का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। स्टेप का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट्स। क्लियर, और ये आया कब था, ये आया था कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे 1 जनवरी में आया था, 1 जनवरी 1979 भी कहीं कहीं देखोगे, या इसके बीच की जो डेट मानी जाती है वो 1977 से 1979, ठीक। अब अगला आप बताइए। अब इसके बाद देखो एक है एप्पल, जो एप्पल हम देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एरीना, एरीने बोला जाता है, एरेन पैसेंजर पेलोड
पेलोड, यार ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, प्लीज इसमें थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए यार, क्या किया जाए। पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये कब से कब तक आया था? ये आया था 1981, अगर आप ऐसे देखोगे तो जून 19, ठीक है। और इसके बाद एक और आप ध्यान रखिए, आईजीएमटी, इसे ध्यान रखिए, याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीएमटी कब आया? इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये आया कब? तो अगर इसकी आप डेट देखोगे तो ये आया था 1983, इसके द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। क्लियर? क्या ये हम याद भी रखेंगे कि ऐसे ही सिर्फ ऊपर ऊपर से याद करना है? हम लोग साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, 400 पीवाईक्यू हम लोग कर चुके थे, आज भी हम लोग 100 से 150 पीवाईक्यू करने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि 400 पीवाईक्यू हम लोगों ने किए थे। आज की क्लास में हम लोग 72 पीवाईक्यू कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हुआ ये है कि रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई थी, इस वजह से ये जो आप सुन रहे हो अभी हमें, ये क्लिप मैं पहले ऐड करे दे रहा हूं। बाकी आगे के भी क्वेश्चंस आप देखोगे, 408, 9, 10 ऐसे करके क्वेश्चंस आगे भी किए गए हैं। अभी हम लोग 472 के आगे से क्वेश्चंस करेंगे, 473, 474, लेकिन अभी इसी में जैसे ही 500 के क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद आपको 408 मानी 408, 9, 10 ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई थी, इस वजह से मुझे एक क्लिप आगे ऐड करनी पड़ी। चलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिसने भी ये साइंस की मेरी 4 क्लासेस, कल एक क्लास और आएगी, अच्छे से कवर कर ली, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 20 सवाल साइंस के आएंगे तो आप बहुत आसानी से 15 सवाल करने की स्थिति में रहोगे, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज जो हम लोग कर रहे हैं 1200 पीवाईक्यू हैं, 400, 500, 600 पीवाईक्यू हम लोग क्लास में करेंगे, बाकी आप होमवर्क में कर लीजिए। आसानी से, बहुत आसानी से आप सारे सवाल एग्जाम में अच्छे से करके आ पाओगे, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल जो हम लोग जो कर रहे थे, जैसे इसमें अंतरिक्ष जितने भी प्रोग्राम ही उनका सही कालानुक्रम हमें बताना था। तो एक चीज यहाँ पे जैसे आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे तो सारी चीजें लिख दी थी, साइट था, इसका फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, कब आया? 1975 में आया। फिर उसके बाद स्टेप देखा, इसका फुल फॉर्म क्या था, स्टेप टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, आया कब? 1977 तो 1979 के बीच में इसका पीरियड रहा। आप देखोगे इसकी जो डेट है वो है 1 जनवरी, इसकी डेट क्या है? 1 जनवरी। फिर आप एप्पल का देखते हो, एरिने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, कब आया? 1981, जून 1981। और आईजीएमडी यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया? 1983, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्होंने इसको शुरू किया था। तो अब जैसे 1983 में है, तो ये सारे ईयर वाइज मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, जहां पे लगता है कि हाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, लेकिन जब लगता है कि बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके समय भी वेस्ट, कहीं ना कहीं उस समय में हम और भी क्वेश्चंस कर सकते थे और भी नए फैक्ट सीख सकते थे, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में कहीं ना कहीं साइंस जैसे सब्जेक्ट में कोई फैक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। हालांकि देखो कैमरा ऑन रखने से भी लैग होता है, जैसे अभी देखो हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, मैं कैमरा ऑफ करता हूं, 473 से आगे सवाल करेंगे, 500 तक सवाल करते हैं। कल की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, कल केवल साइंस की क्लास में हम लोग 300 से ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे, यानी आपके सिर्फ और सिर्फ 5 क्लासेस में 800 पीवाईक्यू यूपीएससी हिंदी में हो चुके हैं, यानी कल की क्लास अगर मिला लेंगे, आप सोचो किस लेवल की क्वालिटी आपको दी जा रही है, उसके बाद भी आप लोग भरोसा नहीं करते हो किसी पे, ये सबसे बड़ी कमी है। जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था, अपने सोर्स पे भरोसा रखो, आप कहीं और से कर रहे हो ना, आप वहां से करो जाके, बिल्कुल भरोसा रखो उन पे, ठीक है। चलो, आप, मेरी आईडी आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है आप ग्रुप में पूछो, मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, पर्सनली मुझे मैसेज कर दो ग्रुप में आके। आप, मैं जब भी मैसेज देखता हूं, आप जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो रिप्लाई कर सकता है कि जब भी मैं मैसेज देखता हूं मैं उसे उसका जो भी उसका क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करता हूं, जो भी उसका डाउट होता है, ठीक है। चलिए आगे मैं देखता हूं 472 के बाद 473 से, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन हमें करना है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 473।
क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक बार जरा पढ़ा जाए, देखा जाए, हौले हौले कदमों से इन सवालों को सॉल्व किया जाए खूबसूरती के साथ। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा किस में पाया जाता है, सवाल है। तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल करेंगे सबसे पहले। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो लैक्टिक एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाया जाता है, और जो लैक्टिक अम्ल है वो पाया जाता है दही में, ध्यान रखेंगे। फॉर्मिक एसिड क्या है, किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों के डंक में, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों के डंक में, और जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये पालक में पाया जाता है। इसे आप रिवाइज करेंगे, मेरी बात मानिए, इसे आप रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, जो करना चाहिए आप वो करेंगे, लेकिन इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, कौन सा जोड़ा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जो ऐसे हुआ ना, ये जैसे आपके सामने से क्वेश्चन चला जाता है, ऐसे ही हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त। लेकिन जल्दी ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आता हूं, फिर लैग वैग की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, फिलहाल के लिए आप ये सवाल लगाइए, क्या कह रहा है सवाल। तो बताइए कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो बेटा प्रतिनिधित्व करता है केल्विन और कैलोरी। इसकी बात कर रहा है, केल्विन और कैलोरी कहीं ना कहीं। अब देखो, जैसे केल्विन जूल, न्यूटन कैलोरी, जूल कैलोरी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। भौतिक मात्राओं की अगर बात की जाए तो केल्विन और कैलोरी समान भौतिक मात्राओं की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हसन में है, जो कहाँ पे है, जो कहाँ पे है बताइए। तो बेटा ये जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है, क्या हम ये ध्यान रखेंगे। चलो, 476 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है। तो त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो वो अंतरिक्ष केंद्र है, संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, तो रॉकेट छोड़ने के प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित है। हाँ, ये सही है कहीं ना कहीं। मौसम संबंधी समस्याओं के लिए नहीं, अंतरिक्ष डिजाइन वगैरह नहीं, उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, इस तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलो, 477 नॉक-नी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट सवाल, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नॉक-नी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है, नॉक-नी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है बताइए। तो बेटा जो नॉक-नी सिंड्रोम है ये किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो नॉक-नी सिंड्रोम जो है वो फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, अब तो सभी को पता लग गया होगा, बताइए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग ऑरेंज होता है। जो अभी एरोप्लेन दुर्घटना हुई थी उसमें ब्लैक बॉक्स का इतना जिक्र हुआ बाद में कि आई थिंक सभी को पता होगा उसका कलर नारंगी होता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, इस तत्व का मान क्या है। तो देखो, इस तरीके के जो प्योर इस तरीके के जब सवाल है ना केमिस्ट्री सेंट्रिक, तो कभी कभी अगर ना है तो उसको स्किप करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखा सकता। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, जब ये सवाल आया तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। 284 किसका है, तो 284 जो है वो है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलो, कह रहा है ग्रहों में जीवन के अस्तित्व के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है, कौन सा ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो बुध, शुक्र, बृहस्पति तो बिल्कुल नहीं है। मंगल कहीं ना कहीं उपयुक्त हो सकता है, इसकी चर्चा भी आप बहुत सुनते रहते हो, तो वहां से भी ये सवाल सॉल्व हो सकता था। मीथेन किसके वातावरण में मौजूद है, सूर्य के नहीं, मंगल के नहीं, बिल्कुल मीथेन जो है मंगल के वातावरण में है, ध्यान रखना। बृहस्पति के वातावरण में भी मीथेन पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो, कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो वो गलत पूछा है आपसे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु जो विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, बिल्कुल सही। देखो, ये अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये भी काम के हैं।
कभी कभी ये चीज स्टेटमेंट में पूछी जाती है आपसे, है ना। तो जो परमाणु संख्या है उसका एक तत्व में परमाणु मतलब परमाणु संख्या क्या है, एक तत्व में परमाणु में एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में यूज होते हैं, बिल्कुल सही। जो आइसोटोप्स वगैरह जो होते हैं कार्बन डेटिंग में, इनको बहुत यूज किया जाता है, कार्बन के आइसोटोप्स में भी आप देखते हो। कहीं ना कहीं जो पहला आंसर ऑप्शन है यही हमारा गलत हो जाएगा। चलो फिर इसको पढ़ते हैं। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती। हाँ, इस वजह से भी कहीं ना कहीं रीजन है। स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी हवाएं नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। अब मान लो हवाई जहाज आपका ये इधर उड़ रहा है, ये हवाई जहाज है मान लो, ठीक है, ये उड़ रहे हैं भाई साहब, ट्यू 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 ट्यू, लेकिन हवा इधर से आ रही। अब बताओ क्या होगा, स्पीड स्लो होगी ना कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इस वजह से सी ऑप्शन इज करेक्ट। किस सिद्धांत पे काम करता है जेट इंजन? जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण पे। स्ट्रेटेलाइट, अच्छा रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? कमेंट करके बताएंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? कमेंट करके बताएं। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? स्ट्रेटेलाइट होता है, स्ट्रेटेलाइट होता है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड। गलत। समताप मंडल का सबसे निचला बैंड। गलत। अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेलाइट, ठीक है। चलिए, शनि का प्राकृतिक उपग्रह नहीं। 485 सही। किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो किसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है? इनमें से बताना है आपको, इनमें से किसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो इसमें से पीएच मान 7 से ज्यादा होता है क्षारीय विलयन का, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट है, किसके निकट है? इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान रखना। इस बार आने की संभावना पूरी है क्योंकि करंट अफेयर में भी रहा है, जनवरी के करंट अफेयर में था ये शायद, है ना। तो इस वजह से भी ध्यान रखना है आपको। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट है किसके? पुलिकट झील के। वेरी गुड। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में, तीव्र रेल इंजन में, परमाणु भट्टी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेस शटल में आप देखोगे क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? रॉकेट नोदकों के रूप में किसका यूज नहीं किया जा सकता है? तो द्रव हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है, द्रव ऑक्सीजन का यूज किया जा सकता है। किसका यूज नहीं कर सकते हैं? तो बेटा हाइड्रोजन का यूज नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसका यूज नहीं कर सकते आप, ठीक। चलो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, क्या हुआ तेरा क्वेश्चन? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सवाल आ गया, देखो सामने आ गया सवाल, पुराना रिपीटेड सवाल। तो बेटा ये काम करता है संवेग संरक्षण पे, ठीक है। चलें आगे, चलें। ये सवाल यहाँ पे देखो एक किया था अभी अपन लोगों ने, रैखिक संवेग संरक्षण पे जेट इंजन काम करता है, और रॉकेट किस इंजन सिद्धांत पे काम कर रहा है? संवेग संरक्षण। सेम है क्या है? चलो, अब ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड सवाल है, देख सकते हैं एक बार इसको। कह रहा है रीसेट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ये तो हिस्ट्री सेंट्रिक सवाल है कहीं ना कहीं, लेकिन करंट में भी रहा है उस समय, पुराने सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं ना इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है हमारा, अगर कॉमन से इसमें तो शायद हम लोगों को 1 2 3 4 के हिसाब से करना है, तो ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। जैसे क्या लिखा है, एक दूसरा उपग्रह अनुसैड भी PSLV C-12 द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना इन स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं आपको, आपको पता है? ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, ये आपको याद होनी चाहिए। अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है, रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है, वे देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है।
ये भी चारों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है हमारे, तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना। कह रहा है कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है, बताइए कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। तो इसमें से SLV-3 नहीं, ठीक है, बताइए क्या ये हम याद रखेंगे, SLV-3 अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एडुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है जिसने यह सफलता हासिल की। कब प्रक्षेपित किया गया, तो 20 सितंबर 2004 में किया था। करंट से रिलेटेड सवाल है, लेकिन अब साइंस में हिस्ट्री सेंट्रिक बना के पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था, ये कोरू से छोड़ा गया था। देखो करंट का रिलेटेड सवाल था उस समय का। कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। तो किया गया था GSAT-10। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है इनमें से, तो इनमें से पृथ्वी है जो सतह से सतह पर मार करती है। कौन सा सही है, त्रिशूल, सतह प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी, सतह से वायु। देखो ये गलत हो गया, ये भी कहीं ना गलत है। सॉरी बच्चा, अरे सर्दी जुकाम हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन सवाल नहीं रुकने चाहिए आपके। पिनाका हल्का वायु शुद्धक, पिनाका, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। पिनाका भी गलत है। नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ये ध्यान रखना। चलो ये सवाल करो, अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ये आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बताओ क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित की गई, सही है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया, ये भी सही है। 90 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के विमान को गिराने में सक्षम है, ये गलत है। 90 किलोमीटर नहीं बल्कि ज्यादा, ठीक है। डी ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र क्या है, तो प्रक्षेपास्त्र अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा गलत है, तो इसमें से एक ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत। कर सकता है ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा सवाल तो हम लोगों ने 100 के 100 किए हैं प्रॉक्स, है ना, 100 सवाल कर लिए। कल हम लोग 300 से ज्यादा सवाल करेंगे ही ऑलरेडी, है ना। 300 प्लस सवाल हम लोग करने ही वाले हैं। 500 सवाल हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम तक देखेंगे 800 सवाल हो चुके हैं। अब आगे के कुछ सवाल हैं जो 408 से किए गए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए। उन्हें जो भी गलत हो उन्हें नोट्स में ऐड करते रहिएगा। तब तक के लिए एक काम करते हैं, थैंक यू, ध्यान रखेंगे अपना। और थोड़ा सा मुझे भी सर्दी जुकाम में दवा ववा ले लूँ, नहीं तो कल की क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं। और हुआ है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बार बार छींक आ रही है, शायद आपको लग भी रहा हो। मुझे बार बार छींकने के लिए माइक ऑफ करना पड़ता है, फिर मैं छींकता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास लेता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि आगे के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना, मस्त रहेंगे। कल 501 से करेंगे। एक काम करेंगे, कल नीचे से करेंगे, यहाँ से शुरू से करेंगे, यहाँ से 1254 नंबर क्वेश्चन करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए सवाल करते हुए चलेंगे, जितने सवाल हो पाएंगे उतने करेंगे। 300 से 400 सवाल कल करेंगे, ठीक है। 2-3 घंटे की सवाल रहेगी, तैयार रहेंगे उसके लिए हम लोग। चलिए फिलहाल के लिए इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, रिवीजन जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।